स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। उन्हें यात्रियों में पसीने में तरबतर लता देवी का परिवार ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम इतनी गर्मी में एसी से उठाकर यहाँ रेलवे स्टेशन पर ले आई? मैं भी क्या करूँ बेटा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी इतनी गर्मी में भारी भारी कपड़े कैसे पहनेंगे? मेरा तो अभी से बुरा हाल हो रहा है। तुम सबको हो क्या गया है? मेरी भतीजी की शादी है तो मेरा परिवार बढ़िया कपड़े ही पहनेगा ना, या फिर सूती कपड़े शादी में अच्छे थोड़ी लगते हैं। अरे शादी में तो रेशमी और भारी कपड़े ही सुंदर लगते हैं। अरे अब ये बातें बाद में करना, ट्रेन आ गई। लाओ बैग मुझे और तुम आराम आराम से चलो। बिट्टू बेटा दादी का हाथ पकड़ ले, कहीं गिर ना जाए। हाँ हाँ, मेरा लाडला पोता है, अब बड़ा हो गया है, 21 पार कर चुका है, अब तो यही संभालेगा मुझे। मई की भरी गर्मी और जब ट्रेन चली तो लता देवी का पूरा परिवार परेशान हो गया। पापा एक बात बोलूं, आप ना बहुत लेट कर देते हो। अच्छी खासी एसी की टिकट 2 महीने पहले मिल रही थी, कैसे करवाते? निशा को पता ही नहीं था कि उसके कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है वो कब सबमिट होना है। ये तो बोल रही थी मई के बीच में होना है, और ये पहले ही अप्रैल में सबमिट कर चुकी है। अब ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही थी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब गर्मियों में ट्रेन की टिकट करवाओगे तो महंगी आएंगी। पापा मैंने बोला था फ्लाइट करवा लो। अब बैठो, जैसे भी फालतू बातें छोड़ो। पहले ही गर्मी में मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अरे ठंडा पानी देख लो, कहीं बोतल मिल रही है तो। पता नहीं लोग गर्मी में शादी क्यों रखते हैं। बहू जो डेट निकलेगी वही रखेंगे ना। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारी शादी की डेट नवंबर में निकली थी क्योंकि तुम्हारी सगाई ही सितंबर में हुई। अब सुरभि की सगाई हुई मार्च में, उसके बाद अब मई में डेट निकल आई। अगर अभी शादी नहीं करते तो अगले साल की अप्रैल निकल रही थी। पूरा 1 साल कौन इंतजार करता है? गर्मी का मौसम और बिना एसी की ट्रेन सफर तो जैसे तैसे काट लिया। लता देवी अपने परिवार के साथ झुलसती गर्मी में अपने मायके कानपुर पहुंचती हैं। रोहित बेटा बिजली के दफ्तर में फोन मिलाकर देख, कितनी देर में लाइट आ रही है। वैसे जाती नहीं है आज, पता नहीं कैसे। घर में फंक्शन है तो लाइट भी आज ही जानी थी। इतनी गर्मी में कैसे तैयार होंगे मामी जी, बहुत गर्मी है। अरे वो पड़ोस वाली आशा जी है ना, उनके घर इन्वर्टर लगा हुआ है। मैं तुम सबको वहीं भेज रही हूँ, उनके घर ही तैयार हो जाना। डिम्पल अपनी भाभी और निशा को आशा जी के घर ले जा। मम्मी आप तो कह रही थी कि मुझे भाभी तैयार करेगी, अब भाभी को साथ वाले घर में भेज रहे हो तो मुझे कौन तैयार करेगा कॉकटेल और मेहंदी के लिए? सुधीर जी के घर वालों ने भी आना है। हाँ एक काम करो बहू, पहले तुम सुरभि को तैयार कर दो, फिर खुद तैयार होने चली जाना। वो क्या है ना, इसकी पार्लर वाली कल के लिए बुक करी है, तो घर घर के लोग थे तो हमने सोचा ये खुद ही तैयार हो जाएगी। पर आज सुबह ही पता चला है कि लड़के वाले भी आ रहे हैं। सुरभि थोड़ी तैयार होकर रहेगी तो अच्छा लगेगा। नीलम जाओ सुरभि को तैयार कर दो, तुम्हारा तैयार होना इतना जरूरी नहीं है। सुरभि की तो शादी है, उसे पहले अच्छे से तैयार होना चाहिए। पसीने में भीगी हुई, गुस्से में आंखें लाल, नीलम सुरभि को कमरे में ले जाती है। मम्मी इतनी गर्मी में तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ भारी पहनूं। मुझे तो तुम टी शर्ट और पजामा दे दो। टी शर्ट और पजामा पहनकर कॉकटेल में डांस करोगी? तुम्हें तो सुंदर तैयार होना चाहिए। सुरभि लाइट और नहीं मिलेगी क्या? ये तो रोशनी बहुत कम है। इन्वर्टर वाला आया हुआ है, थोड़ी देर में इन्वर्टर चल जाएगा। कॉकटेल और मेहंदी घर में रखोगे? ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कहीं बाहर किसी बैंकेट हॉल में होगी। भाभी पापा है ना हमारे, कहते हैं ये सब फालतू के खर्चे। शादी में अच्छा पैसा लगा दिया, कल बहुत बढ़िया जगह शादी है और बाकी के फंक्शन कह रहे हैं घर पर ही करो। नीलम ने सुरभि का मेकअप कर लिया तो पता चला कि जो पड़ोस वाली आशा जी है वो ताला लगाकर कहीं काम से चली गई हैं। मामी जी मुझे नहाना था पर नल में पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? डिम्पल मोटर चला दे, टंकी खाली हो गई होगी। मम्मी मोटर नहीं चल रही, मेरे भी हाथ मेहंदी वाले हो रहे हैं। मोटर नहीं चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो गर्मी और ऊपर से लाइट नहीं, और सबसे बड़ी बात जो परेशान करने वाली थी, मोटर खराब हो गई। जैसे तैसे करके सब तैयार हुए, छत पर पहुँचे। कूलर चल नहीं रहे थे क्योंकि लाइट नहीं थी। अरे लड़की की भाभी हो और डांस फ्लोर पर नहीं हो, चलो भाई सब डांस करो। हम सब तो पड़ोस के हैं फिर भी डांस कर रहे हैं। जी आंटी जी बस अभी आ रही हूँ। मम्मी ये भारी कपड़े पहनकर मेरे से डांस नहीं हो रहा। कॉकटेल घर में तो हो रही है, हल्के कपड़े पहनकर आने दो ना। कैसे बच्चे हो तुम आजकल के, शादी लायक हो रही हो और बच्चों सी बातें करती हो। देखो तो भाभी की तरफ के सारे रिश्तेदारों ने भारी भारी कपड़े पहने हुए हैं, लड़के वाले भी आ गए हैं। अब उनके सामने तुम कपड़े बदल कर आ जाओगी, सब क्या कहेंगे? चलो सब मेहमानों के साथ घुल मिलकर डांस करो। सुरभि भी दूल्हे के साथ डांस कर रही है। कॉकटेल और मेहंदी का फंक्शन तो गर्मी में हो गया, पर अब सबसे बड़ा पहाड़ तो था अगले दिन की शादी। सुबह सुबह 5 बजे सबको उठा दिया गया। पंडित जी आ जाएंगे, हल्दी की रस्म भी करनी है। मोटर वाला तो अभी तक आया नहीं है। पड़ोस में से पाइप डालकर पानी भर रहे टंकी में, जिसका नंबर लगे नहाते जाओ। ओह नो पापा, कहाँ फंसा दिया? पगलों में से इतनी बदबू आ रही है, मानो बरसों से नहीं नहाया हूँ मैं। अब गर्मियों की शादी है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा।
हल्दी का फंक्शन घर के सामने बने एक खुले मैदान में रखा गया था। चिलचिलाती धूप और पीले रंग के कपड़े, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी जान पहचान के लोग हल्दी में डांस करने लगे। हल्दी का फंक्शन पूरा हुआ। शाम को सुरभि तैयार होने के लिए पार्लर गई। वहाँ से तैयार होकर आई तो बैंकेट हॉल के कमरे में बैठ गई। गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा था। सुरभि को घबराहट होने लगी। नीलम सब देख रही थी। अब वो चुप नहीं रही। आंटी जी, आप देख रहे हो ना कितनी गर्मी हो रही है। सुरभि ने कितना भारी लहंगा और ज्वेलरी पहनी हुई है, ऊपर से इतना हैवी मेकअप। आप लोग फोटोज बाद में खिंचवा लेना, अभी तो जयमाला भी होनी है। इतनी देर तक तो सुरभि की तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों नहीं बेटा, चलो चलो हम लोग बाहर चलते, दुल्हन को परेशान मत करो। अचानक सुरभि को चक्कर आने लगे। उसे घबराहट हो गई। वो परेशान हो गई। तुरंत उसने सुरभि के लिए नींबू पानी मंगवाया और उसे पीने के लिए दिया। सुरभि, नींबू पानी पी लो, तुम्हें फ्रेश लगेगा, वरना पानी की कमी हो जाती है। ऊपर से तुम इतना हैवी तैयार हुई हो तो घबराहट तो होनी जायज है। और फिर भरी गर्मी के बीच शादी की रस्में पूरी हुई। तारों की छांव में सुरभि की डोली विदा हुई। शादी तो भगवान की कृपा से बिना किसी रुकावट के संपन्न हो गई। पर सुरभि के पापा यानी कि लता देवी के भाई जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी गर्मियों में शादी रखकर। रुक जा प्रेरणा, रुक जा, बोल रही हूँ रुक जा, वरना बहुत पिटेगी। क्यों मैडम, क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। कुछ ही देर बाद रसिका ने प्रेरणा को पकड़ लिया और फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। ये दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थीं और दोनों का कॉलेज और कोर्स भी सेम ही था। इसके अलावा स्वभाव से भी दोनों एक जैसी ही थी। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। रसिका बहुत पैसे वाले घर से थी। उसके पिता की शहर में कई फैक्ट्रियां थीं, जबकि प्रेरणा के पिता एक मामूली किसान थे। पर पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की वजह से प्रेरणा को स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी मदद से वो भी रसिका के साथ इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ रही थी। फिर एक दिन कॉलेज में, क्या हुआ मैडम, किस सोच में डूबी हैं? अरे तू आ गई, पर इतनी लेट, कहाँ बिजी थी? अरे वो मैं बाबा के साथ खेत में काम करवा रही थी, तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चल फिर कोई बात नहीं, कुछ जरूरी बताना है तुझे। हाँ तो बता ना। यार वो लोग कल घर आए थे। कौन? अरे वही लड़के वाले जिनके बारे में मैंने तुझे पिछले हफ्ते बताया था। अरे वाह, तो जल्दी बताना, लड़का कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है? डॉक्टर है। वो 2 भाई हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। अब बड़े भाई का रिश्ता आया है मेरे लिए। तुझे कैसे लगे डॉक्टर साहब? प्रेरणा की बात सुनकर रसिका मुस्कुरा दी और रसिका की इस मुस्कान को देखकर प्रेरणा फौरन समझ गई कि उसे आकाश पसंद है। रसिका ने प्रेरणा को आकाश की फोटो दिखाई, जिसे देखकर प्रेरणा ने कहा, अरे वाह यार, सच में जीजू तो बड़े स्मार्ट हैं। और ये शायद इनके छोटे भाई होंगे, है ना? हाँ, विकास नाम है इनका। बढ़िया है। अब सच यार, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बस अपने ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। तू पागल है क्या? तू कोई भूलने वाली चीज है क्या मेरी जान? प्रेरणा और रसिका दोनों ही बहुत खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक प्रेरणा के पिता के खेत के बगल से बह रही नहर में बाढ़ आ गई और सारा पानी खेत में आ गया। कटने को तैयार खड़ी फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई। ये मंजर देखकर प्रेरणा के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। प्रेरणा के पिता के जाने का दुख उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी कुछ ही हफ्तों बाद चल बसी। प्रेरणा बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपना कहने को बस उसके पास उसकी दोस्त रसिका ही थी। रो मत प्रेरणा, मैं हूं न तेरे साथ। खुद को कभी अकेला मत समझना, समझी ना? सब खत्म हो गया बहन, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा मत बोल, जो मेरा है वो तेरा भी है। तू मेरी सहेली से बढ़कर बहन है। चल, अब से तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। नहीं बहन, मैं तेरे परिवार पर बोझ नहीं बन सकती। तू मेरी चिंता मत कर, मैं कैसे भी रह लूंगी। बस जब भी मुमकिन हो मुझसे मिलती रहना बहन। रसिका जानती थी कि स्वभाव से खुददार प्रेरणा कभी उसके घर आकर नहीं रहेगी और ना ही उससे कोई मदद लेगी, लेकिन उसे भी हर हाल में प्रेरणा की मदद करनी ही थी। तो जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने इस बारे में अपने होने वाले पति आकाश से बात की। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। हाँ तो जल्दी बताओ ना। तुमने बताया कि तुम्हारी सहेली बहुत खुददार है, मतलब किसी का एहसान नहीं लेगी। पर नौकरी तो कर सकती है ना? क्या मतलब? तुम्हारे पापा की इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजर्स तो चाहिए होते होंगे ना? रसिका को आकाश ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था। अगले ही दिन रसिका ने प्रेरणा से इस बारे में बात की। पहले तो प्रेरणा ने इनकार किया, लेकिन रसिका के बार बार कहने पर वो मान गई। रसिका ने अपने पापा से इस बारे में बात की तो उन्हें भी प्रेरणा को अपनी एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो भी प्रेरणा को काफी पहले से जानते थे और असल में वो भी प्रेरणा को अपनी बेटी जैसा ही समझते थे।
तो इस तरह प्रेरणा अब रसिका के पापा की फैक्ट्री में मैनेजर बन गई। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया और प्रेरणा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। इसके साथ ही प्रेरणा अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी। कुछ ही समय में वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभालने लगी। अपनी शादी की तैयारियों का हवाला देकर रसिका ने किसी तरह प्रेरणा को उसके साथ उसी के घर में रहने के लिए भी मना लिया। फिर एक दिन, अरे रसिका। हाँ जी पापा। बेटा, ये प्रेरणा तो सच में बहुत होशियार है। पता है, जिस फैक्ट्री में पिछले 1 साल से मुझे कुछ नहीं बच रहा था, प्रेरणा के आते ही न सिर्फ ऑर्डर बढ़े हैं, बल्कि वो फैक्ट्री तो मुनाफे में भी आ गई है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना मैंने आपको उसे जॉब पर रखने को बोला था। वो सच में बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। जितनी समझदार और मेहनती है, उतनी ही संस्कारी भी है। लेकिन किस्मत ने बड़ा बुरा खेल खेला है बेचारी के साथ। सच में, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं प्रेरणा को अपने घर की बहू बना लेता। अपने पिता की इस बात पर रसिका मुस्कुरा दी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी एहसास था कि वाकई उसकी शादी हो जाने के बाद प्रेरणा बहुत अकेली पड़ जाएगी और भविष्य में उसकी शादी भी किससे और कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल था। फिर एक दिन, ओए प्रेरणा की बच्ची, हाँ बोलना, तू मैनेजर क्या बन गई? बड़े नखरे हो गए तेरे। मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे पास। मेरी शादी आ रही है और तू है कि बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री में ही उलझी रहती है। मेरा लहंगा, पार्लर और ज्वेलरी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ अब तक। अच्छा बाबा, मैं अंकल से बात करके छुट्टी ले लेती हूँ और आज के आज सब फाइनल कर देते हैं। अब तो ठीक है ना? पापा से मैंने बात कर ली है, तेरी छुट्टी अप्रूव्ड है। चल अब जल्दी से मेरे साथ चल। ऐसे ही रसिका की शादी का दिन भी आ गया। गहनों से लदी रसिका दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। रसिका के पापा ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी खर्च किया था। शादी की तैयारियां पूरी थी और दूसरी तरफ जग्गा डाकू भी तैयार था। जग्गा डाकू और उसकी गैंग के नाम से ही सब डरते थे। सारे लोग चल चुपचाप से हाथ ऊपर करे, कोई होशियारी नहीं। ए बगीरा, जाबे दुल्हन के सारे गहने ले आ। जग्गा और उसके आदमी बंदूक लेकर खड़े थे। बंदूक के खौफ से हर कोई सन्न था। जग्गा के साथियों ने रसिका से उसके गहने छीनने की कोशिश की, लेकिन रसिका उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी जग्गा ने बंदूक रसिका की तरफ तानी और गुस्से से बोला, ए लड़की, रुक जा वरना गोली मार दूंगा, समझी? जग्गा ने सिर्फ कोरी धमकी नहीं दी, गहने हाथ से निकलते देख जग्गा ने रसिका को निशाना बनाकर गोली चला भी दी थी। लेकिन तभी ऐन मौके पर प्रेरणा गोली और रसिका के बीच आ गई। गोली लगते ही प्रेरणा जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही जग्गा डाकू और उसकी गैंग वहां से भाग खड़ी हुई। रसिका तो बच गई, लेकिन अब प्रेरणा की हालत नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। ये तूने क्या किया पगली? तू ठीक है ना रसिका? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बीच में क्यों आई? तू मेरी बहन है रसिका, मैं तुझे कुछ कैसे होने देती। उसके बाद रसिका का पति आकाश वहाँ आया। क्यों साली साहिबा, कैसी हैं अब आप? कोई दिक्कत तो नहीं? जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है। थैंक्स मेरा इलाज करने के लिए। थैंक्स बोलना है तो मुझे नहीं, इससे बोलिए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मैंने नहीं, इसने किया है। इतना बोलकर आकाश ने अपने छोटे भाई विकास की तरफ इशारा कर दिया, जो वहीं पर खड़ा था और प्रेरणा को बस देखे जा रहा था। प्रेरणा भी विकास से कुछ न कह सकी और बस उसे देखती ही रह गई। लेकिन इन दोनों के बीच की एक खामोशी रसिका ने पढ़ ली और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे रसिका, ये सब क्या है? इतना सारा सामान ये किसके लिए लाई है? अपनी होने वाली देवरानी के लिए। अच्छा, तो विकास जी का रिश्ता तय हो गया, अच्छी बात है। कौन है लड़की? यही है, आजा तुझे फोटो दिखाती हूँ। इतना कहकर रसिका ने प्रेरणा की फोटो उसके हाथ में थमा दी, जिसे देखकर प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं रसिका, ये सही नहीं है। न तो मैं विकास जी के लायक हूँ और न ही मेरी हैसियत। ऐसा तुझे लगता है, विकास भैया और हमारे परिवार को नहीं। सच मान प्रेरणा, ये शादी तुझ पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तेरा हक है जो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मैं तेरी जेठानी हो जाऊंगी, तो थोड़ा जी अदब से बात करना मुझसे, समझी? रसिका की बात सुनकर प्रेरणा मुस्कुरा दी। अब सब ठीक होने वाला था। दोनों सहेलियों से बहन बनने के बाद अब जेठानी देवरानी बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ और खुश रहने वाली। Thanks for watching.